नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल में प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम हो रहा है समाप्त। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 12 नवंबर को होगा मतदान। केंद्र ने देश भर में भूकंप के खतरनाक इलाके चिन्हित करने शुरू किए। प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी में भी खतरनाक और सुरक्षित इलाकों का लगाया जाएगा पता। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ सहित प्रदेश के कई शहरों में जल्दी ही लगेंगे पानी के मीटर। 7 दिन और 24 घंटे की जाएगी पानी की आपूर्ति। और T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड आमने सामने। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का किया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो रहा है। इसके बाद जनसभा और अन्य अभियान बंद हो जाएंगे। सिर्फ घर घर जाकर प्रचार किया जा सकेगा। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अंतिम प्रयास में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य में हर चुनाव के बाद सत्ता बदलने का सिलसिला समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की जोरदार कोशिशों में लगी हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रचारक अपने पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जन संपर्क कर रही है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज के 60वें दीक्षांत समारोह में आज भारतीय सशस्त्र बलों, IAS, IPS और अन्य सेवाओं के 49 अधिकारियों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें फ्रांस, श्रीलंका, ब्रिटेन और ओमान की सेना और नौसेना के 6 अधिकारी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने साइबर वॉर को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बताया। No account of how much fake news and hate material is likely to be brought in the society through social media platforms. The organized use of social media and other online content generation platforms is being used for engineering the opinion or perspective of the masses. The deployment of information war was most evident in the ongoing conflict between Russia and Ukraine. Throughout the conflict, social media has served as a battleground for both sides to spread competing narratives about the war and portray the conflict in their own terms. कल शाम भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों देशों के साथ प्रगाढ़ रिश्तों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही व्यावसायिक मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में पहले नंबर पर नहीं होने के बावजूद उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पर है और खाद्यान्न उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का योगदान 20% से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को फ्लैगशिप डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 11,250 करोड़ रुपए से अधिक के 93 निवेश प्रस्ताव मिले हैं और ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना पर प्रदेश में तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईरान के राजदूत और प्रतिनिधिमंडल को ओडीओपी का उपहार भी भेंट किया। डेंगू के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने पूरे लखनऊ में आज से विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत शहर के 110 वार्डों में फॉगिंग एवं लार्वा दवा का छिड़काव किया जा रहा है।
नगर निगम की एक बड़ी टीम इस विशेष अभियान को अंजाम दे रही है। नगर निगम की टीम एंटी फॉगिंग मशीन, मोटरसाइकिल फॉगिंग मशीन के साथ पूरे शहर में छिड़काव कर रही है। इन टीमों को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने नगर निगम कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी लखनऊ में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर राज्य सरकार और नगर निगम की ओर से उठाए गए कदमों को नाकाफी बताया है और कहा है कि मच्छरों की समस्या के समाधान की कार्ययोजना पेश की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और नगर निगम से कहा कि मच्छरों की समस्या से निपटने के लिए फॉगिंग में तेजी लाई जाए। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि कागजों के साथ साथ जमीन पर भी काम होता दिखना चाहिए और फॉगिंग के नाम पर केवल औपचारिकता न निभाई जाए। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि शहर के हर क्षेत्र में फॉगिंग कराई जानी चाहिए। कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित कानपुर, अलीगढ़, आगरा और झांसी मंडल की संयुक्त मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सम्मिलित हुए। गोष्ठी का उद्देश्य किसानों को खुशहाल बनाने और दलहनी और तिलहन की फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य रबी उत्पादन अभियान द्वारा देश को बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का उत्पादन करके खाद्य सुरक्षा में योगदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 400 लाख मीट्रिक टन रबी फसलों का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मंडलों में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। वहीं किसानों को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर, बीज और सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सरकारी संसाधनों पर किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं, दलहन और तिलहन के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दाल और तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दलहन और तिलहन के 9 लाख मिनी किट निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही किसानों को खुशहाल बनाने के लिए दलहनी और तिलहन की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्य जो रबी अभियान अपने में एक महत्वपूर्ण है और इस अभियान के भीतर हम देश को बड़ी पैमाने पर खाद्यान्न का उत्पादन करके और खाद्य सुरक्षा में हम योगदान कर रहे हैं। राज्य के भीतर लगभग 400 लाख मीट्रिक टन के करीब जो है वो खाद्यान्न उत्पादन, रबी के भीतर खाद्यान्न उत्पादन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और जिसके अनुसार इसकी तैयारी हर मंडलों के अनुसार वहाँ की जो रणनीति बनी है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसमें यदि कोई चीज की एडिशन करना है तो उसकी आवश्यकताओं को उसके साथ शामिल करेंगे। पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर और बीज किसान भाइयों को उपलब्ध हो वो सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ साथ में सिंचाई संसाधनों को भी सुनिश्चित कराया जा रहा है जिससे कि उनको सिंचाई की सुविधा अपने फसलों को लगाए जाने के लिए मिल सके। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। वृद्धाश्रम में रह रहे बेसहारा बुजुर्गों के लिए जालौन की जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने अनोखी पहल की है। जिलाधिकारी ने आश्रम में रह रहे 34 लोगों के लिए तीर्थ जाने की व्यवस्था की है, जिन्हें आज डीएम की मौजूदगी में बस द्वारा चित्रकूट के लिए रवाना किया गया। सभी तीर्थयात्रियों के लिए ये व्यवस्था निःशुल्क की गई है। साथ ही तीर्थयात्रियों के साथ एक डॉक्टर व 2 होमगार्डों को भी भेजा गया है। डीएम की पहल पर वो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और वो काफी खुश हैं। तो हमारा है बड़ौदा और हम जब से ये आश्रम खुला है करीब 5 साल हो गए तो जा रहे हैं। मैं वहीं रहता हूँ, जा रहा हूँ। वृद्धाश्रम में रहते हैं, चित्रकूट धाम जा रहे हैं, डीएम मैडम भेज रहे हैं। जब वृद्धाश्रम में आते हैं तो जो यहाँ पे सभी से सदस्यों से बात की तो ये निष्कर्ष निकला कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़
लगातार चलती रहनी चाहिए, जिससे मन लगा रहे और कुछ क्रिएटिव काम करते रहें। तो यही प्रेरणा के लिए और एक अच्छी भावना के लिए हमने ये एक ट्रिप तैयार करी है। 34 लगभग सदस्य हैं जो स्वस्थ हैं और जाने के इच्छुक भी हैं। उनको हम चित्रकूट के लिए रवाना कर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई थी। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। हमेशा से यहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। अपनी साख बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाकर अपनी दावेदारी पेश की है। अब देखना होगा कि भाजपा से डिंपल यादव का मुकाबला कौन करेगा। संगम नगरी में लगने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर गंगा पर एक और 6 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। मई 2023 से पुल निर्माण शुरू हो जाएगा। पुल की लंबाई 3 किलोमीटर होगी। इस पुल के तैयार होने से शहर में गंगा पर 2 6 लेन पुल हो जाएंगे। ये पुल झूसी और नैनी को जोड़ेगा। पुल की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए होगी। NHAI के परियोजना निदेशक पंकज मिश्रा ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से शहर में लगभग 65 किलोमीटर में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। पहले फेज में 29 किलोमीटर से अधिक की दूरी में रिंग रोड का निर्माण होना है। इसके लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च होगा। निर्माण के लिए दिसंबर में टेंडर निकाला जाएगा। पुल का निर्माण अरैल नैनी की ओर सरस्वती हाईटेक सिटी के बगल से होगा और झूसी की ओर रुद्र अपार्टमेंट के बगल में निकलेगा। संगम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से छुटकारा मिले, इसके लिए रिंग रोड परियोजना के तहत दूसरे 6 लेन पुल का निर्माण कराया जाएगा। इस पुल का निर्माण हो जाने से बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों की राह आसान हो जाएगी। उत्तरी बाईपास बनाया जा चुका है और अगर हम इसका सदर्न बाईपास या दक्षिणी बाईपास और बना देंगे तो ये जो है पूरी रिंग रोड जो है इलाहाबाद की बन जाएगी। तो ये जो सदर्न बाईपास या इनर रिंग रोड के नाम से जाना जाता है, इसको 65 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। इसको 2 फेज में बनाए जाने का जो है NHAI हेडक्वार्टर द्वारा मैंडेट दिया गया है और इसमें जो फेज 1 है उसमें 29.5 किलोमीटर सहसों से लेकर रीवा रोड डांडूपुर तक बनाया जाने का जो है प्रपोजल है। गंगा नदी के ऊपर जो है 3 किलोमीटर का ब्रिज भी इसी के चलते निर्माण किया जाना है। इसको जो टाइमलाइन की आप बात कर रहे थे, तो टाइमलाइन मुझे लगता है कि हम लोग इसको दिसंबर तक टेंडर कर लेंगे और मार्च तक काम स्टार्ट हो जाएगा। लखनऊ में एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा DRV इंटर कॉलेज बादशाह नगर में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बॉलीवुड अभिनेत्री कंचन अवस्थी रहीं। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। संस्था की तरफ से बच्चों को किताबें, कॉपी, पेंसिल, रबर एवं दालमोट, बिस्किट और फल वितरित किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने के लिए सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। इस आयोजन में सराहनीय कार्यों के लिए संस्था द्वारा आलोक राजा, डॉक्टर रूबी राज सिन्हा, दिव्या वर्मा, एकता अरोरा, सुमन मिश्रा, वर्षा दीक्षित, साक्षी चंद्रा, प्रिया मिश्रा, शाहीन प्रवीण, गुलनाज सैयद को सम्मानित भी किया गया। पता ही नहीं था कभी कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा की और बहुत सारी चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है। तो मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और जिन बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है उसको ये मुहैया करा रहे हैं। बच्चों के लिए पूरे प्रॉपर चेकअप रहता है इस कैंप में और एजुकेशन में यहाँ पे बच्चों को बुक्स, कॉपी, किताब सब कुछ मुहैया कराते हैं हम लोग। और हर महीने ये कैंप की कोशिश करते हैं, हर महीने कैंप रह गए लोग हर 10 दिन पे 15 दिन पे ये प्रॉपर चेकअप के बच्चों का करके उनको मेडिसिन सप्लाई देते हैं हम लोग। उद्देश्य ये है कि एक पॉश एरिया में इतनी खराब मलिन बस्ती है, इस गरीबी को दूर करने के लिए मेरी उद्देश्य है। प्रदेश में भूकंप से जुड़े हुए खतरनाक इलाके चिन्हित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसके लिए माइक्रो जोनेशन में प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी को भी शामिल किया है। जल्द इन शहरों में सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन शुरू किया जाएगा और सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि कितने इलाके शहर में खतरनाक और कितने इलाके सुरक्षित हैं। साथ ही शहर में ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण के लिए मानक भी तय किए जाएंगे। अध्ययन के बाद भवन निर्माण के लिए इलाकों और भूकंप आने पर उसके प्रभाव को आधार बनाते हुए
दिशा निर्देश जारी होंगे। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पास भी इन इलाकों की विस्तृत जानकारी रहेगी, ताकि भूकंप आने पर उनको तत्काल पता लगे कि किन इलाकों में अधिक नुकसान हो सकता है। नगर निगम के अभियंताओं को भी प्रशिक्षित करके ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे भूकंप के लिए खतरनाक श्रेणी वाले इलाकों में जर्जर इमारतों को नोटिस देने और खाली कराने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। गौरतलब है कि मंगलवार शाम से बुधवार की सवेरे तक कई बार लखनऊ और नोएडा सहित कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिनका केंद्र नेपाल से जुड़ी सीमा का क्षेत्र था। इस दौरान लखनऊ और नोएडा में डर के मारे लोग घरों से बाहर आ गए थे। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, जबकि सबसे ज्यादा झटके अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने महसूस किए थे। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक 6.3 मापी गई थी। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ सहित प्रदेश के कई शहरों में जल्द ही पानी के मीटर लगाए जाएंगे और मीटर लगने के बाद इन शहरों में 7 दिनों तक 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए अमृत योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। ये जानकारी लखनऊ में आयोजित अर्बन इंफ्रा और अर्बन ट्रांसपोर्ट पर आयोजित एक कार्यशाला में विशेष सचिव अमित सिंह ने दी। कार्यशाला में बताया गया है कि अमृत योजना के तहत 3 कंपोनेंट पर प्रमुख रूप से काम किया जा रहा है। इनमें पहला पेयजल, दूसरा सीवरेज और तीसरा हरे पार्क से जुड़ा हुआ कंपोनेंट है। अमृत योजना के तहत प्रदेश में कुल 279 प्रोजेक्ट का टेंडर किया गया था। इसमें 210 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि 11 साल बाद नई गाइडलाइंस फिर से बनाई जा रही है। इसके तहत टीवी चैनल के लिए हर दिन 30 मिनट राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री का प्रसारण करना अनिवार्य कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस में अपलिंकिंग को सिंपल किया गया है, लाइव टेलीकास्ट को सिंप्लीफाई किया गया है। गाइडलाइन के तहत लाइव कवरेज इवेंट के लिए अब परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड करना होगा। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर सिर्फ सूचित करने से एचडी या लैंग्वेज चेंज रिक्वेस्ट की जा सकती है। चैनल को एसडी से एचडी करना है या अपनी लैंग्वेज बदलनी है, तो इसको हमने सुचारू कर दिया है। इस पे अब जो है हमारे यहाँ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइव जैसे टेलीकास्ट कई चैनल्स करते हैं, उसको अब जो है हमारे यहाँ आके परमिशन की जरूरत नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज है, उनको हमने अलाउ किया है। तो ऐसे कई चीजें हमने इसमें सुधार किए हैं। 30 मिनट का लोग इसमें जो है अपने तरफ से दिखाएं, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हों। उसमें 7-8 हमने जो है थीम्स दिए हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, शिक्षण हो सकता है, और इस तरह के थीम्स के ऊपर भी लोगों को वो अपने कार्यक्रम दिखाएं। ड्रग्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक राइडर्स द्वारा देश भर में से नो टू ड्रग्स जागरूकता बाइक यात्रा निकाली जा रही है। 6 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ये जागरूकता बाइक यात्रा आगरा पहुंची, जहां विश्व रिकॉर्डधारी आर्टिस्ट श्रुति द्वारा बाइक यात्रा में भाग ले रहे बाइक राइडर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बाद में बाइक जागरूकता यात्रा ताजमहल के पीछे स्थित एडीए पार्क पहुंची, जहां ड्रग्स के खतरों और इससे होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद जागरूकता बाइक यात्रा को लखनऊ के लिए रवाना किया गया। जागरूकता बाइक यात्रा का नेतृत्व कर रहे संदीप ने बताया कि इस बाइक यात्रा में शामिल 50 से अधिक बाइक राइडर्स 45 दिनों में देश के 21 शहरों का भ्रमण करते हुए 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। दिल्ली से शुरू हुई ड्रग्स के खतरों के प्रति आगाह करती ये जागरूकता बाइक यात्रा आगरा, लखनऊ, आसनसोल, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उदयपुर और जयपुर होते हुए वापस दिल्ली पहुंचकर संपन्न होगी। और हमारा कैंपेन हम जो कर रहे हैं वो है से नो टू ड्रग्स। आज की डेट में बहुत लोग ड्रग्स लेने लगे हैं, अल्कोहल लेने लगे हैं, तो हमने स्टेयर्स और एनजीओ जो है इंडिया की सबसे बड़ी, उनके साथ टाई अप करा है ये बताने के लिए जो बच्चे हैं उनको हटाने के लिए, ड्रग्स से स्पोर्ट्स में लाने के लिए। तो स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल भी है, लेकिन सबसे बड़ा स्पोर्ट जो है वो है मोटरसाइकिलिंग। इंडिया में घोषित कर दिया गया है मोटरसाइकिलिंग एंड कार को एज अ मोटर स्पोर्ट। तो पहले ये नहीं था, तो अब नेक्स्ट ईयर जैसे मोटो जीपी भी आ रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से स्टार्ट हुई, क्लॉकवाइज जा रही है। अभी जैसे आगरा है, लखनऊ, वाराणसी, आसनसोल, कोलकाता और वहाँ नीचे कन्याकुमारी और वापस मुंबई से लेके वापस दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच आज एडिलेड के मैदान पर खेला जा रहा है। ये पहला मौका है जब T20 विश्व कप में किसी नॉकआउट मैच में दोनों टीमें आमने सामने हैं।
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से प्रदेश में शुक्रवार की सवेरे से ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिन का अधिकतम पारा 30.1 डिग्री और न्यूनतम पारा 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक था। नवंबर का महीना होने के बावजूद ठंड महसूस नहीं हो रही है और अधिकांश घरों में पंखे तथा एसी का उपयोग किया जा रहा है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से बुधवार को प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बूंदाबांदी हुई। साथ ही लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बदली छाई रही। इससे हवा का रुख उल्टा हो गया। धूप हल्की पड़ने से दिन का तापमान भी सामान्य से कम हो सकता है, लेकिन नमी बढ़ने से उमस भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से स्थिति बदलने जा रही है और रात के तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड की शुरुआत भी होने जा रही है। बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों, कलाकारों, स्थानीय कामगारों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। सिविल लाइंस की राजकीय इंटर कॉलेज में 32 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से बन रहे स्मार्ट ऑडिटोरियम में 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। आधे से ज्यादा ऑडिटोरियम के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। स्मार्ट सिटी परियोजना में बन रहे स्मार्ट ऑडिटोरियम में प्रदेश और नेशनल स्तर के सेमिनार आयोजित होंगे। ऑडिटोरियम परिसर में 120 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा उसमें अत्याधुनिक 3D स्क्रीन और सेमिनार के लिए साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को ये धारणा बन गई थी कि अगर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है तो वहाँ पढ़ना नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, ना वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ की क्लास अच्छी हैं, तो इसलिए वहाँ धीमे धीमे बच्चे भी कम हो गए। और क्योंकि सोच लोगों की ऐसी बन गई, तो उस सोच को बदलने के लिए हमने कायाकल्प के थ्रू और स्मार्ट सिटी के थ्रू हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में सारे क्लासरूम चेंज किए हैं, सब में स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं, सारा फर्नीचर चेंज किया है, टाइलिंग की गई है प्रॉपर, बहुत सुंदर उनको बनाया गया और साथ में ही 400 सीट का एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम बनाया है, जिसमें 150 से ज़्यादा कारों की पार्किंग बेसमेंट में दी है, इसलिए कि वो लोग भी, वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ जो टीचर्स हैं, वो भी गर्व महसूस करें कि हमारे इंटर कॉलेज में इतनी बड़ी सुविधा है। उसमें इंक्यूबेशन सेंटर भी है, जो बच्चे जिनको जिज्ञासा होगी वो वहाँ जाके सीख सकते हैं, जो टीचर्स हैं वो भी जाके वहाँ सीख सकते हैं। तो और वहाँ बहुत सारे लोग जो शहर के हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो वहाँ आएंगे, वहाँ प्रोग्राम करेंगे, तो इससे बच्चों में भी एक नॉलेज जो है वो बढ़। आजमगढ़ में शहरों और नगरीय इलाकों में रहने वाले निर्धन और गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वरदान साबित हो रही है। कच्चे, टूटे फूटे और जर्जर मकानों में रह रहे लोगों को अब इस योजना के तहत पक्के मकान अपने ही जमीन में बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जा रही है। नगरीय विकास अभिकरण आजमगढ़ के प्रोजेक्ट ऑफिसर अरविंद पांडे ने बताया कि भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। आजमगढ़ में 15,606 मकान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनने हैं, जिनमें से 13,500 मकान पूरे हो चुके हैं। इस योजना के तहत लोगों को अपनी जमीन पर आवास बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में कुल 15,606 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से लगभग सभी लाभार्थियों की धनराशि जा चुकी है और 13,500 के लगभग लाभार्थियों ने अपना आवास पूर्ण करा लिया है, वर्तमान में आवास में निवास कर रहे हैं। यह भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें शहरी बेघर लोगों को, जिनके पास कुछ जमीन उपलब्ध है, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको सरकार 2.5 लाख रुपए देती है, जिसमें वो 2 कमरे, 1 किचन और लैट्रिन बाथरूम बनवाते हैं। मिलल है, आवास बन गया है, बहुत हम परिवार के बहुत परेशान है, बरसात में मोदी की वजह से हमको घर मिल गया, हम बहुत खुश हैं। इससे पहले हमारा कच्चा मकान था, हम रहते थे, फिर उसके बाद ही हमें अब पता चला आवास के बारे में कुछ व्यवस्था हो गई थी, तो फिर हमें मोदी जी ने आवास दिया। हम अपने परिवार के साथ संपर्क से रहते।
जनपद फतेहपुर में धान खरीद के लिए जिला प्रशासन ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 28 फरवरी तक 4 एजेंसियों के कुल 53 क्रय केंद्र खोले हैं, जहां किसान 2040 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में टोकन लेकर अपना धान बेच रहे हैं। फतेहपुर में इस बार 1,58,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है, जो पिछली बार हुई कुल खरीद से 16,000 MT अधिक है। क्रय केंद्रों में धान बेचने के लिए अब तक जिले के 11,157 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। धान बिक्री के 48 घंटे के अंदर किसानों के खातों में धनराशि भेजी जा रही है। किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए किसानों की समस्याओं एवं शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। जितने पूर्वी उत्तर प्रदेश जनपद हैं वो 1 नवंबर शुरू हुई, यहाँ भी शुरू हुई व्यवस्थाएं, लेकिन आवक जो है वो सोमवार से शुरू हुई है और अभी तक 294 कुंटल 40 किलो मतलब 29.44 MT की खरीद हुई है 7 किस्तों से। पंजीकरण अभी तक जो है 11,557 किस्तों द्वारा कराया गया है, जिसके सापेक्ष अभी 4151 किसानों के खातों का सत्यापन किया जा चुका है। 2,040 रुपये समर्थन मूल्य है कामन धान का और जो लक्ष्य है वो इस बार 1,58,000 MT रखा गया है। पूर्व की वहाँ जो सुविधाएं मिलती थी, बैठने की व्यवस्था रहेगी, पानी पीने की व्यवस्था रहेगी, छाया की व्यवस्था रहेगी, अगर है। धान खरीद क्राइटेरिया ये है कि जो मानक अनुसार धान लिया जाएगा। मुख्य रूप से मॉइस्चर की समस्या आती है, नमी जो है 17% का मानक है। 17% अगर उससे ऊपर रहता है तो कह दिया जाता है कि वहीं सुखवा लें या जहाँ सुविधा हो घर से सुखवा के लाएँ, साफ़ सुथरा लाएँ। हाँ, हम क्रय केंद्र हुसैनगंज में अपना धान लाए हैं। यहाँ पर 2040 में लिया जा रहा है और गांव में तो व्यापारी लोग 1500-1600 का मांग रहे हैं। तो सरकार की जो योजना है वो अच्छी है, मतलब लाभ मिल रहा है, हम लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है, समय से पैसा आ जाता है। यहाँ पर हम क्रय केंद्र अपना धान बेचने आए हैं। आज हमने अपना धान 50। नीति आयोग के आकांक्षी जनपद चित्रकूट में कृषि विकास के लिए मिशन सुनहरा कल के तहत 1 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक कृषि अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय कृषि अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आकांक्षी जनपद में धान, ज्वार, गेहूं और चना की फसलों का उत्पादन बढ़ाने और कृषियों को नई तकनीकी देना है। कार्यक्रम में बीज के उपचार से लेकर बुआई, फसल प्रबंधन और फसल कटाई भंडारण की जानकारी मास्टर ट्रेनरों को दी गई। इस जानकारी को मास्टर ट्रेनर अपने अपने क्षेत्र के किसानों के साथ साझा करेंगे। ये हमारा मास्टर ट्रेनर का कार्यक्रम है, जो कि पानी संस्थान के द्वारा नीति आयोग और ITC मिशन सुनहरा कल के सहयोग से चलाया जा रहा है। चित्रकूट जो जिला हमारा आकांक्षी जिला है, जो आकांक्षी जनपद के अंतर्गत आता है, जहाँ पे नीति आयोग पूरा फोकस कर रही है। और यहाँ पे जो हमारी मुख्य फसलें हैं, धान है, ज्वार है, इसके साथ साथ गेहूं और चना है, 4 फसलें ली गई हैं। धान का मुख्य कारण था फसल लेने का कि यहाँ की पानी की समस्या है, जिसको देखते हुए हमें यहाँ DSR को फोकस करना है कि पानी कम से कम लगे और धान का उत्पादन बढ़ाना है। बाकी जो दलहनी फसलें हैं और तिलहनी फसलें हैं, उनके साथ भी हमें आगे कार्यक्रम जानकारी देते रहना है किसानों को। और ये जो मास्टर ट्रेनर का आज का जो हमारा कार्यक्रम का DDAG कार्यालय में ये हुआ। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम हो रहा है समाप्त। सभी राजनीतिक दलों ने झोंके चिन्हित करने शुरू किए। प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी में भी खतरनाक और सुरक्षित इलाकों का लगाया जाएगा पता। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ सहित प्रदेश के कई शहरों में जल्दी ही लगेंगे पानी के मीटर। 7 दिन और 24 घंटे की जाएगी पानी की आपूर्ति। और T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड आमने सामने। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का किया फैसला। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।